हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने अंतरराष्ट्रीय जगत में उत्पन्न हुए एक और नए घटनाक्रम को लेकर। जैसा कि आप मेरे पीछे खबर देख ही रहे हैं, इसराइल के पड़ोसी देश सीरिया में रूसी हमला। सीरिया के अंदर रूस ने हमला क्यों करा? रूस का तो युद्ध अभी फिलहाल की स्थिति में हम जानते आए हैं कि रशिया के साथ रूस का यूक्रेन के साथ में युद्ध चल रहा है। कीव को लेकर उनका विवाद चल रहा है। यहाँ पर यूक्रेन लंबे समय से नाटो के साथ मिलने के लिए आ रहा था, इसलिए रूस ने प्रतिक्रिया में यहाँ पर जवाब दिया। हमारे सामने दूसरा युद्ध इसराइल और हमास का भी चल रहा है। ये भी बहुत लंबे समय से ये कहानी चलती आ रही है, लगभग आज 1.5 साल होने को आया है इस युद्ध को चलते हुए। और एक नए युद्ध का आगाज क्यों हो चुका है? यहाँ पर सीरिया में फिलहाल की स्थिति में युद्ध क्यों चल रहे हैं? ऐसे जो फुटेज क्यों निकलते हुए आ रहे हैं कि जो रोड्स हैं, रोड्स के ऊपर एक तरफ तो मिलिट्री दिख रही है, एक तरफ तो आर्मी दिख रही है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो वहां पर उस देश के नागरिक ही सरकार के विरोध में यहाँ पर क्या हो चुके हैं, खड़े हो चुके हैं। पीछे के कारण क्या है? तो आइए इन कारणों को जानने का हम फिलहाल प्रयास करें। हाल ही में खबर है कि यहाँ पर सीरिया के अंदर उस देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई है। वहां पर वहां की जनता द्वारा क्या करा गया है, विद्रोह करा गया, और उस विद्रोही लड़ाकों को रोकने के लिए यहाँ पर रशियन जेट्स आए हैं। रशियन जेट्स कंडक्ट अ फर्स्ट एयर स्ट्राइक ओवर द ओलेप्पो सिंस 2016। अब ओलेप्पो क्या चीज है? तो ओलेप्पो जो सीरिया है, सीरिया का एक क्षेत्र है, या बोला जाए तो उसका एक अच्छा बसा हुआ नगर था। उस नगर के ऊपर रशिया ने यहाँ पर क्या करने वाले हैं, स्ट्राइक कर दिया है। और यहाँ पर रशिया के साथ में ईरान भी रेडी हो चुका है। ईरान बोल रहा है, ईरान रेडी टू एंटर द सीरिया वॉर्स विद द रशियन फोर्सेस। मतलब हम तैयार हैं, हमारी तरफ से तो भैया पूरी तरीके से रेडी होके आए हैं हम, कि जब जब क्या करेगा यहाँ पर सीरिया हमसे सहायता मांगेगा तो हम उसकी सहायता करने को आगे रहेंगे। अब ऐसा क्यों, तो उसको जानेंगे आगे। मुख्य खबर क्या है? मुख्य खबर ये है कि सीरिया अपोजिशन फाइटर पुश टुवर्ड द हामा एज गवर्नमेंट फोर्स लॉन्च असॉल्ट। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो सीरिया के अंदर जो फोर्सेस अभी विद्रोह कर रही थी, उन विद्रोहियों ने बैकफुट ले लिया है। क्यों बैकफुट ले लिया है? क्योंकि रशिया की सेना वहां पर आ चुकी है। रशिया की फोर्सेस ने ईरान के साथ मिलकर लगभग लगभग 300 सैनिकों को उनके मार डाला है। मतलब 300 विद्रोहियों की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। सीरिया के विद्रोही गुट ने 4 दिन के भीतर ओलेप्पो शहर में ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। जिनको विद्रोहियों ने कब्जा करा था उसको यहाँ पर वापस से जो सेना है, सेना ने यहाँ पर क्या कर लिया है, वापस ले लिया है। कब्जा करने के बाद लड़ाके सड़कों पर हवाई फायर करते हुए और अल्लाह अकबर के नारे करते हुए यहाँ पर नजर आए। शनिवार को सुरक्षा फोर्सेस ने 24 घंटे तक घरों के भीतर रहने के आदेश दिए थे, जिसके मुताबिक यहाँ पर 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 20 आम नागरिकों की यहाँ पर मृत्यु। अब थोड़ा इसको हम जियोग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन में ये कहाँ पे आ रहा है? तो ये है पूरे विश्व का मैप। ये है हमारा प्यारा भारत, और हमारे प्यारे भारत से थोड़ा सा अगर हम ऊपर की साइड जाएंगे तो यहाँ पर आपको सीरिया देखने को मिलेगा। सीरिया यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा साइड में जाएंगे तो मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया, इस मिडिल ईस्ट वाले एरिया के अंदर यहाँ पर आपको सीरिया देखने को मिलेगा। इसकी मैप को थोड़ा सा और हम जूम करते हुए चले तो यहाँ पर देखिए, ये जो सीरिया है, सीरिया के नीचे यहाँ पर इराक है, इराक के आगे ईरान आ जाएगा, नीचे यहाँ पर जॉर्डन है, जॉर्डन के पास में इसराइल, इसराइल के ऊपर लेबनान, लेबनान के ऊपर यहाँ पर आ जाएगा तुर्की। ठीक है, इतने प्रमुख शहरों से, इतने प्रमुख देशों से ये जो क्षेत्र विशेष है घिरा हुआ है। इसके अंदर प्रमुख हमारे लिए याद करने वाले नाम कौन से हैं जो हमारे लिए विशेष है? पहला है इडलिब, इडलिब करके एक क्षेत्र है ये वाला। दूसरा है ओलेप्पो शहर, जिसकी आज प्रमुख रूप से बात करेंगे। हामा, हामा के बाद दमस्कस इसकी राजधानी। ठीक है, तो इन क्षेत्र विशेष के ऊपर आज हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले। अब चर्चा की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये जो व्यक्ति है, इन व्यक्ति का नाम है बशर अल असद। ठीक है, बशर अल असद कौन है व्यक्ति? तो ये व्यक्ति फिलहाल की स्थिति में सीरिया के राष्ट्रपति। सीरिया की जो सरकार है ना, के अंदर बोला जाए तो सीरिया के, पहले तो आम नागरिकों की बात करा जाए तो उनकी जो कुल जनसंख्या है, वो कुल जनसंख्या 2 भागों में विभाजित है। पहली कौन सी है? पहली है सुन्नी समुदाय वाली और एक है शिया समुदाय वाली। शिया समुदाय वाली जनसंख्या वहां पर केवल 10% है, सुन्नी समुदाय वाली जनसंख्या वहां पर 90%। पर फिर भी लगभग उस देश की राजनीति का लगभग 40-50 सालों के इतिहास में वहां पर सिर्फ शिया व्यक्ति के समुदाय के व्यक्ति ने ही क्या करा है, शासन करा है। अभी बशर अल असद यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। इनके पहले इनके पिताजी ने लगभग 30 सालों तक यहाँ पर शासन करा था। तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि शिया समुदाय के लोग हैं, उनका बोलबाला यहाँ पर जाता है। उन्हीं के विद्रोह में, उन्हीं के किन्हीं बोला जाए तो
बदला लेने के लिए, इनको हटाने के लिए जो सुन्नी समुदाय के लोगों ने अपना एक संगठन बना रखा था, जिसको सीरियन फ्री सीरियन आर्मी का नाम दिया जाता है। उस फ्री सीरियन आर्मी के जो लड़ाके हैं, उन लोगों ने भी फिलहाल की स्थिति में हमला कर दिया है। वो हमला क्यों करा है उसको आगे जानेंगे। यहाँ पर जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, इनकी जो मूर्ति है, उन मूर्ति को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। जगह जगह इनके जो पोस्टर्स है, उन पोस्टर्स को फाड़ा जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से इनका विद्रोह किया जाए, जगह पर कब्जा करा जा सके, अलग अलग तरीकों से जो बशर अल असद को यहाँ पर घेरने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी घेरने के प्रयास के अंदर जो अगला कदम है वो रख दिया है खम्मेनी ने। खम्मेनी कौन है? तो खम्मेनी ईरान के सबसे बड़े धार्मिक गुरु हैं, और धार्मिक गुरु होने के बाद में यहाँ पर ये अपनी एक फोर्स भी चलाते हैं, जिन्हें कुछ फोर्स कहा जाता है ईरान के अंदर। अब ईरान यहाँ पर कैसे जुड़ रहा है, रशिया यहाँ पर कैसे जुड़ रहा है, तो उसको समझते हैं। जैसा मैंने बताया कि सीरिया की जो सरकार है, सीरिया की सरकार अभी सिया समुदाय के प्रमुख व्यक्ति चला रहे हैं। जो बशर अल असद हैं वो सिया समुदाय से संबंध रखते हैं, और उस सिया समुदाय का संबंध बोला जाए तो जो ईरान है, ईरान के अंदर तो टोटली सिया समुदाय के लोग रहते हैं। तो उनकी मदद करने के लिए, बशर अल असद की मदद करने के लिए यहाँ पर खम्मेनी जो है, खम्मेनी ने अपनी सरकार से यहाँ पर अपने जो सैनिक है उनको लेकर आगे बढ़े हैं, और साथ में रशिया को भी बोल दिया कि रशिया भाई आ जाओ, साथ में मिलकर क्या करेंगे, हम युद्ध लड़ेंगे। तो रशिया और ईरान दोनों मिक्स हो चुके हैं, और ये आगे बढ़ रहे हैं किसके लिए? बशर अल असद की मदद करने के लिए। तो ये तीनों की टुकड़ी अभी काम कर रही है सीरिया के अंदर, ठीक है। अब यहीं पर क्या हो चुका है, खबर निकल कर आती है कि शुक्रवार को 2 हवाई हमले अलेप्पो के शहर के करीब हुए हैं, जिसमें 20 लड़ाके मारे गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक सीरियाई सैन्य सूत्रों से पता चला है कि सीरिया को अतिरिक्त सैन्य मदद देने की तैयारी कर रहा है, जो कि 72 घंटों में पूरी हो जाएगी। मतलब रूस और सीरिया की जो सेना है, उन्होंने विद्रोहियों को वापस खदेड़ लिया है। इनका जो क्षेत्र विशेष है जिसके ऊपर इन्होंने कब्जा करा था विद्रोहियों ने, उसको वापस से ले लिया गया। और यहाँ पर इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पर अगर आप देखेंगे तो ये जो मैं क्षेत्र विशेष है, इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये जो पूरी की पूरी जो टेरिटरी है ना, ये टेरिटरी सीरिया की, ये जो टेरिटरी है, पूरा का पूरा जो क्षेत्र विशेष है, पूरा का पूरा क्षेत्र सीरिया का है। अब यहाँ पर लड़ाई क्यों होती है उसको जान लो थोड़ा सा। ये जो पूरे के पूरे क्षेत्र विशेष के अंदर जो रेड कलर का इलाका है ना, ये रेड कलर का इलाका ही सीरिया की फोर्स यहाँ पर क्या करती है? राज करती है। मतलब सीरिया के राष्ट्रपति, सीरिया जो देश बोला जा रहा है, उसकी जो सरकारी नीतियां हैं, सरकारी क्रियान्वयन है, उनकी जो सरकार है और वो फोर्सेस हैं, वो इस रेड क्षेत्र को गवर्न करती है। तो पीले क्षेत्र और ये रंग बिरंगे क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? इसी के अंदर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, एक देश आता है तुर्की। तुर्की पहले ओटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था, और उसी के अंदर एक यहाँ पर बोला जाए तो जनजाति रहती है, जनजाति जिसका नाम कुर्द है। कुर्द लोग रहते हैं। ये कुर्द लोग विशेष तौर पर पाए तो कहाँ जाते थे? यहाँ पर तुर्की में पाए जाते थे। फिर बाद में इन्होंने सीरिया के अंदर भी रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इनकी प्रजाति बढ़ती गई, और अभी इन्होंने सीरिया का लगभग कितना येलोइश एरिया जो है ना, येलो कलर का, इस एरिया के ऊपर अपना कब्जा जमा रखा है। अब इस एरिया के ऊपर कब्जा जमा रखा है, और ये डिमांड करते हैं, क्या डिमांड करते हैं? कि भैया हमको यहाँ पर क्या दो, आप अलग देश निर्माण करने के मौका दो। मतलब ये जैसे हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर जो सिख समुदाय के कुछ कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग जो खालिस्तान की डिमांड करते हैं, वैसे ही सीरिया के अंदर कुर्दिस्तान नाम से एक देश बनाने की मांग करी जा रही है, जिससे समर्थित लोग हैं कुर्द शासित प्रदेश के अंदर यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसी कुर्द को जनजाति, जो जनजाति है वो बेसिकली सुन्नी समुदाय से बिलोंग करती है। अब सुन्नी समुदाय से बिलोंग करती है तो यहाँ पर नीचे बोला जाता है जो इराक है, इराक के अंदर भी सुन्नी समुदाय के लोग हैं। इराक के अंदर ही जन्म हुआ था आईएसआईएस का, ठीक है। तो इन्हीं के व्यक्ति, पहले वो आईएसआई हुआ करता था, पर बाद में यहाँ पर जैसे ही उसको ये समुदाय, ये वाले जो लोग है सुन्नी समुदाय के लोग मिले, सीरिया के लोग मिले, उसका जो ग्रुप का नाम बदलकर आईएसआईएस हो गया, मतलब इस्लामिक स्टेट सीरिया, ठीक है। इस तरीके से ये दो क्षेत्रों के बाद हमने बात कर ली। अब यहाँ पर जो रेड कलर, ये जो ब्लैक कलर का एरिया, ये ब्लैक कलर का एरिया अलकायदा से प्रेरित है, अलकायदा से प्रेरित, जिसको अमेरिका ने निपटा दिया था। उसकी मतलब जान तो पूरी खत्म हो चुकी है, शरीर पूरा खत्म हो चुका है, बस थोड़ी बहुत आत्मा जो भटकती रहती है वो इन क्षेत्रों में भटकती रहती है। तो सीरिया के अंदर ये जो क्षेत्र विशेष है ब्लैक ब्लैक, यहाँ पर अलकायदा का थोड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे तो नीचे वाला जो क्षेत्र है, नीचे वाले क्षेत्र के अंदर ये एक क्षेत्र है जो सीरिया का ग्रे कलर का एरिया आपको दिख रहा है।
इस क्षेत्र के ऊपर ईरान इजराइल ने कब्जा कर रखा है। इजराइल इस क्षेत्र विशेष को ऊंचाई से देखता है, ये क्षेत्र विशेष थोड़ा ऊंचा है तो ये पूरे के पूरे सीरिया के ऊपर यहाँ से कंट्रोल रख सकता है। यहीं से गोला बारूद जाता रहता है। इस क्षेत्र विशेष को गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो गोलन हाइट्स से थोड़ा सा अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये जो बोला जाए तो ग्रीन कलर का जो एरिया है, या ग्रीन कलर या जिसे क्या कलर का है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत आता है, या तुर्की अपनी सेना के माध्यम से यहाँ पर क्या करता है, शासन करता है। और ये ऐसा माना जाता है, ये जो कुर्द वाले लोग है, कुर्द वाले लोग अलग देश की मांग करते हैं, तो कुर्द के लोग कुछ यहाँ भी रहते हैं, कुछ तुर्की में भी रहते हैं। तो तुर्की सोचता है कि ये लोग कहीं मिक्स होके अलग से कुर्दिस्तान की मांग ना कर ले, जो तुर्की में से भी कुछ डिमांड ना कर ले। इसलिए यहाँ पर तुर्की अपनी सेना के माध्यम से पूरा कंट्रोल रखता है, ये आफरीन वाला क्षेत्र और ये तेल अबाइड करके जो एरिया है, इस पूरे क्षेत्र विशेष के अंदर अभी तुर्की का शासन। यहाँ पर जो अगला क्षेत्र है जिसका नाम है इडलिब और दूसरा है अलेप्पो। इडलिब के अंदर कौन है, इडलिब के अंदर वो लोग हैं जो विद्रोह कर रहे हैं। विद्रोह क्यों कर रहे हैं, तो विद्रोह करने का प्रमुख कारण इनका सिर्फ एक तो धर्म है, धर्म के कारण भी विद्रोह करते हैं, और दूसरा इनके कुछ इंटरनल रीजंस हैं, उन रीजंस के कारण ये लोग विद्रोह करते हैं। यहाँ पर जो सीरिया की फोर्स है इनको यहीं तक कंट्रोल करके रखती है इडलिब वाले एरिया में, पर इडलिब वाले एरिया से जब जब इनमें क्या होता है, जोश भरता है, तो जोश भर के कहाँ आ जाते हैं, ओलेप्पो में आ जाते हैं, और फिर ओलेप्पो में क्या करते हैं, बमबारी करते हैं। यहाँ पर जो क्षेत्र है ओलेप्पो, बेसिकली बोला जाए तो बड़ा ही सुंदर प्रदेश है, एक बहुत सुंदर एरिया हुआ करता था। पहले कुछ ऐसा दिखता था, बाद में अब गोला बारूद होते होते इसका जो दृश्य है पूरा का पूरा क्या हो गया है, बदल। इदलिब जो बोला जाए तो ओलेप्पो शहर है, इसका जो इतिहास बहुत पुराना है। ओल्डेस्ट ह्यूमन रिमेन फाउंड इन द सीरिया डेट बैक टू द रफली 7 लाख ईयर एगो। ओवरऑल जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी पुरानी सभ्यता है, उस सभ्यता के लगभग ये बताई जा रही है। यहाँ पर इल्बा सिटी इन सीरिया दैट थॉट हैव एग्जिस्टेंस अराउंड 3000 बीसी, मतलब जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के 3000 साल पहले यहाँ पर सभ्यता क्या करती थी, अस्तित्व में रहती थी। मतलब ओवरऑल बोला जाए तो ये सीरिया का जो क्षेत्र विशेष है बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ओलेप्पो शहर। इसी ओलेप्पो शहर को अगर हम इसको थोड़ा सा और हम आगे से लेना शुरू करें, सन किस क्षेत्र विशेष के अंदर अगर मैं जाऊं, ये एडी से बात करा जाए, जब ऑटोमन एम्पायर होता है 1500 के आसपास, 1500 ईस्वी के आसपास, ये पूरे क्षेत्र विशेष के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर एक एम्पायर आया, जो तुर्की है फिलहाल की स्थिति में, तुर्की और तुर्की के आसपास का एरिया जिसके अंदर ईरान, इराक और पूरा मिडिल ईस्ट का जो एरिया था, वो एरिया ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर अलग अलग देश सब यहाँ पर क्या करते थे, मिलजुल कर रहा करते थे, या बोला जाए तो एक ही शासक द्वारा यहाँ पर संचालित करे जाते थे। पर धीरे धीरे यहाँ पर स्थितियां परिवर्तन होती गई। ऑटोमन एम्पायर ने लगभग 400 साढ़े 400 साल यहाँ पर राज करा, पर धीरे धीरे जो साम्राज्यवादी ताकतें होती है, साम्राज्यवादी ताकतों के अंदर कौन, यहाँ पर ब्रिटेन, ब्रिटेन ने अपना परचम लहराया। ब्रिटेन अलग अलग जगह जाता था, देशों के ऊपर कब्जा करता था, फ्रांस भी अलग अलग जगह जाता था, कब्जा करता था। अब यहाँ पर क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध नहीं, प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद में यहाँ पर इस क्षेत्र विशेष के अंदर युद्ध लड़े गए, तुर्की भी इस युद्ध में शामिल था। बाद में जब युद्ध लड़े गए और युद्ध जीता, तो यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या करा, इन क्षेत्र विशेषों को बांटना शुरू कर दिया जीत के बाद, जिसे सिस्को पिकॉट पाइकोट एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ब्रिटेन ने कुछ हिस्सा लिया, फ्रांस ने कुछ हिस्सा लिया, ब्रिटेन ने कुछ हिस्सा लिया, फ्रांस ने कुछ हिस्सा लिया। तो ऐसा ही ये जो सीरिया वाला हिस्सा है, सीरिया वाला हिस्सा फ्रांस के हिस्से में आया। तो यहाँ पर सीरिया वाला हिस्सा जब फ्रांस के हिस्से में आया, तो नीचे ब्रिटेन वालों ने क्या ले लिया, इजराइल ले लिया। धीरे धीरे इसी तरीके से क्षेत्र विशेष बढ़ता गया। ऐसा माना जाता है कि ये जो क्षेत्र विशेष है, सीरिया वाला हिस्सा है, या इसके ऊपर लेबनान वाला हिस्सा है, हमारा जो वेस्ट बैंक का इलाका है इसराइल का, ये सब फ्रांस के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, फ्रांस के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे हमारे देश से भी अगर किसी व्यक्ति को बाहर जाना जाता है, तो उसके लिए दो सबसे बेस्ट चॉइस रहती है, या तो लंदन चले जाऊं या अमेरिका चले जाऊं। ठीक है, वो इन देशों को बेस्ट मानता है, कि यहाँ के लोग किसे, फ्रांस को बेस्ट मानते हैं। वो बोलते हैं फ्रांस हमारे लिए बहुत अच्छा है, यहाँ की जो मदर टंग है, यहाँ पर सामान्य बोलचाल की भाषा में भी इनकी जो सेकंड लैंग्वेज है वो फ्रांस है, इस लिहाजे से फ्रांस को ज्यादा अच्छा मानते हैं। जब 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, क्षेत्रों का बंटवारा हुआ, तब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो क्षेत्र है सीरिया, ये सीरिया फ्रांस के बंटवारे में आ गया, फ्रांस के हिस्से में आ गया। पर ये सीरिया के लोगों ने इनको ज्यादा लंबे समय रहने नहीं दिया, ज्यादा समय लंबे समय रहने नहीं दिया का इसका मतलब क्या है,
1946 में विद्रोह करके अलग अलग तरीकों से ये जो सीरिया क्षेत्र विशेष है ये आजाद हो गया और फ्रांस ने इसे क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया। फ्रांस यहाँ पर इंडिपेंडेंट इस्लाम की इंडिपेंडेंट स्टेट की घोषणा कर देता है। सीरिया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, सीरिया जॉइंड द विद इजिप्ट एंड द बिकम द यूनाइटेड अरब रिपब्लिक इन 1958, but the union split till the few short year later in 1961 the 1960 brought for military crops revolts and the riots। मतलब ओवरऑल ऑटोमन एम्पायर से कहानी शुरू हुई थी। ऑटोमन एम्पायर में सभी देश मिलजुल के एक देश बने हुए थे। बाद में जो पिकॉट एग्रीमेंट था उसके अंदर ये देशों क्या हो गए, अलग अलग बढ़ गए। अलग अलग बंटने के बाद फ्रांस के हिस्से में आए। फ्रांस के हिस्से में आने के बाद फ्रांस से ये आजाद हुआ 1946 में। की जो राजनीति थोड़े समय तक चलती रही। बाद में इनकी राजनीति ने एक नया मोड़ लिया। कब? जब इनके जो बोला जाए तो राजनीति में एक नए व्यक्ति का जन्म होता है, जो कौन है, हाफिज अल असद। हाफिज अल असद कौन है? अल असद, बशर अल असद है ना, जो फिलहाल की स्थिति में इनके राष्ट्रपति। बशर अल असद का नाम भी कैसे रखते साले मुंह पे याद नहीं। बशर अल असद जो व्यक्ति है अभी फिलहाल की स्थिति में राष्ट्रपति, उनके पिताजी थे। अब इनके पिताजी ने यहाँ पर 1980s के टाइम पर, यहाँ पर 1970 1980s के टाइम पर क्षेत्र विशेष को संभाला और यहाँ पर पूरे देश को संवारने का प्रयास करा। लगभग लगभग इन्होंने बहुत अच्छे से शासन व्यवस्था संभाली, पर यहाँ पर इनकी मृत्यु, थोड़े समय बाद इनकी मृत्यु हो गई। लगभग सन 2000 के आसपास इनका जो क्षेत्र विशेष है उस क्षेत्र विशेष के अंदर इनकी मृत्यु हुई। बाद में अब यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह उठा कि अब किसकी सरकार आएगी, अब कौन यहाँ पर आएगा, तो अब इनके उत्तराधिकारी के रूप में इनके जो बेटे हैं बशर अल असद, इन्हें यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। राष्ट्रपति टेक्निकल तौर पर इनके बड़े भाई को बनना था जिसका नाम है बली अल असद, पर इनकी क्या हो गई थी 1994 में एक्सीडेंटल मृत्यु हो गई थी। उनके बाद इनके जो सेकंड व्यक्ति हैं बशर अल असद, इन्हें यहाँ पर राष्ट्रपति बनाया गया। अब ये क्या थे, जब ये राष्ट्रपति बने उस समय ये डॉक्टरी की पढ़ाई करते थे। इन्हें डॉक्टर साहब के नाम से वहां पर जाना जाता है पूरे सीरिया के अंदर। ये डॉक्टरी की पढ़ाई करते थे। इन्होंने, वहां की जनता ने सोचा इन्हें राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए क्योंकि एक नई है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जोशीला खून है, गर्म खून है, आएगा तो कुछ अच्छे परिवर्तन करेगा, डेवलपमेंट के काम करेगा। पर यहाँ पर क्या हुआ, चीजें उस प्रकार की भी हुई। बशर अल असद की सरकार जब आई तो इन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या करा, डेवलपमेंट करा। जो बोला जाए तो ऐसी नीतियां लाए जिससे कि लोगों का क्या हो, कल्याण। अमेरिका यहाँ पर अमेरिका को ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी। अमेरिका हमेशा से दो चीजों पे विश्वास करता है, या तो मैं अपने हथियार से लड़वा दूं, या मेरी जो एक सोच है लोकतांत्रिक समुदाय, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, ये सारी पिपड़ी बजा दूं। तो यहाँ पर ये दोनों में से कहीं ना कहीं इन दोनों में से फिक्स करने को लगा रहता है। अब 2000 के अंदर ये राष्ट्रपति बने। 2011 के आसपास जब यहाँ पर इस क्षेत्र विशेष के अंदर एक नया मूवमेंट चला जिसे अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया। अब अरब स्प्रिंग में क्या था कि जो भी लंबे समय से देशों के अंदर शासन चला रहे हैं उनको उखाड़ के फेंकने का प्रयास, क्योंकि भैया सालों साल तुम ही अगर बैठ के शासन करते रहोगे तो कोई नया व्यक्ति तो आएगा ही नहीं। आपके पिताजी 1917 से 2000 तक रहे, 30 साल रहे, 10 साल आपने यहाँ पर कर लिया, तो अब नए व्यक्ति को तो आने का मौका दो। तो अरब स्प्रिंग में क्या हुआ, जो पुराने साम्राज्य थे उनको उखाड़ फेंकने का प्रयास करा गया। बशर अल असद ने सोचा कि भैया अगर उखड़ जाऊंगा तो मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं। इन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए जो व्यक्ति उनके सामने आया, जो व्यक्ति उनके सामने आया उनको इन्होंने डायरेक्ट गोली मारने के आदेश दे दिए। और सामने उनके कौन आने वाले थे, सिया समुदाय के लोग ही आने वाले थे, क्योंकि सुन्नी समुदाय के लोग ही आने वाले थे, क्योंकि सिया समुदाय से तो खुद बिलोंग करते थे। सुन्नी समुदाय ने जब इनका क्या करा, विरोध करा, तो इन्होंने खुलेआम वहां पर क्या कर दी, गोलियां चलवा दी। अब अमेरिका यहाँ पर क्या करता है, बैक फुट पे आ जाता है पीछे साइड, किसके, ये इन लोगों के, जिन्हें बोला जाए तो फ्री सीरियन फोर्स नाम दिया गया। फ्री सीरियन फोर्स, या बोले जाए तो लड़ाकों तो बैक साइड से सपोर्ट दे रहा था, और बैक साइड से डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दे रहा था, आईएसआईएस के माध्यम से दे रहा था। आईएसआईएस बगदाद के माध्यम से इन्हें सपोर्ट दिया जा रहा था। पर धीरे धीरे अमेरिका को भी समझ आने लगा कि भैया ये क्या है। थोड़े समय बाद जैसे अलकायदा अभी मुझे लपड़ मार के गया है, 9/11 के हमले करके गया है, वैसे ये लोग भी मेरे साथ क्या कर देंगे, कुछ घटना कर देंगे। तो अमेरिका धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ा बैकफुट पे आने लगा। पर आईएसआईएस के माध्यम से उनके लड़ाकों को पूरी तरीके से यहाँ पर असला बारूद दिया गया, और यहाँ पर बशर अल असद के ऊपर हमला करने के पूरे प्रयास, मतलब उनकी सरकार को गिराने के पूरे प्रयास करे गए थे। पर
बशर अल असद ने रूस की मदद ली, रूस की मदद के साथ में ईरान की मदद ली और इस पूरे क्षेत्र विशेष के अंदर अपनी सरकार को कायम करने में वो पूरी तरीके से क्या रहे, यहाँ पर सफल रहे। द सीरियन सिविल वॉर वहां से शुरुआत मानी जाती है। यही यही प्रमुख कारण था। ये बोला जाए तो अरब स्प्रिंग अभी फिलहाल की स्थिति में जो लड़ाई हुई है, आजकल में जो हमला हुआ है, ये वही है, वही लोग हैं जो चाहते हैं कि आपकी सरकार ना रहे। क्यों? क्योंकि भैया दूसरे को तो आने का मौका दो। 2011 में अरब क्रांति की चिंगारी सीरिया तक पहुंची तो वहां के लोग भी बशर अल असद की तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद कर दिया उन्होंने। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब सीरिया के डेरा इलाके में पुलिस ने कुछ स्कूली बच्चों को हिरासत में ले लिया, क्योंकि सब लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। अब इन्होंने एक चीज को यहाँ पर ध्यान नहीं रखा कि हम वो फायर किसके ऊपर कर रहे हैं, हम लोगों के ऊपर कर रहे हैं, हम बच्चों के ऊपर कर रहे हैं, हम बूढ़ों के ऊपर कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर कर रहे हैं, किसके ऊपर गोली चला रहे हैं। बशर अल असद ने किसी का भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने डायरेक्टली क्या करा, लोगों के ऊपर गोलियां चलवाना शुरू कर दी। तो एक तरीके से यहाँ पर ये क्या बन गए, एक तानाशाह के रूप में स्थापित हो गए। और दूसरी ओर अमेरिका ने लोकतांत्रिक राज्य की पीपड़ी बजाना शुरू कर दी, वहां पर मानव अधिकार की पीपड़ी बजाना शुरू कर दी। तो इस तरीके से दो गुट बन गए। कौन कौन से दो गुट बन गए? एक तो इनका बशर अल असद वाला, ये ईरान और उसके बाद में रशिया। ये ईरान तो रशिया का दोस्त थे और ईरान के अंदर शिया समुदाय हैं, ये भी शिया समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो एक ग्रुप इनका। दूसरा ग्रुप तुर्की वाला, अमेरिका वाला और सऊदी अरब वाला। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब शिया समुदाय का सुन्नी समुदाय का सबसे बड़ा लीडर है और उसी लीडर के एक देश में सीरिया के अंदर सुन्नी समुदाय के लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिनको बैकफुट पे अमेरिका सहयोग प्रदान कर रहा है। किसके माध्यम से? आईएसआईएस के माध्यम से दे रहा है। ओवरऑल ये सारी चीजें बनी। जो आज को बोला जाता है ना, जो कुर्द प्रदेश जिसके बारे में येलो कलर का रीजन था, ये येलो कलर के रीजन में आज भी एनी टाइम अमेरिका के लोग यहाँ पर रहते हैं। अमेरिका के लोग यहाँ पर रहते हैं। अब ऐसा क्यों रहते हैं? इनके पीछे कोई कारण होगा ना। अमेरिका कभी भी कोई भी चीज बिना कारण नहीं करता। यहाँ पर बहुत ज्यादा तेल के भंडार पाए जाते हैं। तो अब ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका ये जो कुर्द प्रदेश है, उस कुर्द प्रदेश के अंदर लोगों के साथ सेटलमेंट करके वहां से तेल को निकालता और फिर इंटरनेशनल मार्केट में उसको क्या कर देता है, भेज देता है। सीरिया के अंदर अमेरिका की घुसपैठ यहाँ पर शुरू हुई, जो जैसा मैंने आपको बताया, जो कुर्द प्रदेश के अंदर अमेरिका के जो लोग हैं उन्होंने एंट्री मारी। वहां पर इस उद्देश्य से एंट्री मारी थी कि हम तो क्या करने आए हैं, मानव अधिकार की जांच करने आए हैं, कहीं मानव अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। ऐसी पिपड़ी बजाना इन्होंने शुरू करी। पर आज भी यहाँ पर लगभग 2-2.5 हजार लोग फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर रहते हैं। अगस्त 2011 का इनका स्टेटमेंट है। अमेरिका और पश्चिम में उनके साथियों ने पहली बार आधिकारिक तौर पर बशर अल असद को सत्ता छोड़ने के लिए कहा। इसके बाद अक्टूबर में अमेरिका ने एम्बेसडर को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वापस बुला लिया। सीआर ने भी अपने एम्बेसडर को वॉशिंगटन से वापस बुला लिया। मतलब ओवरऑल इन दोनों के बीच के जो संबंध है, वो संबंध तो क्या हो गए, टूट गए। ओवरऑल यहाँ पर जो आईएसआईएस नाम के जो संगठन था, उस संगठन ने पूरा का पूरा समर्थन किसको दे दिया, यहाँ पर शिया सुन्नी समुदाय के जो लोग थे उनको दिया। अमेरिका ने बैक साइड से वहां पर हथियार और असला दिए और इस तरीके से जो बोला जाए तो शहर है अलेप्पो शहर, उसको बर्बाद करने का पूरा काम यहाँ पर अमेरिका के द्वारा करा गया। जहां जहां बर्बादी है वहां दो देश है, जहां जहां बर्बादी है वहां दो देश है, एक है अमेरिका, एक है रशिया। क्योंकि ये दोनों के दोनों है ना, पूरी पृथ्वी को अपना मानते हैं और दोनों के दोनों चाहते हैं कि हमारा व्यापार बढ़े। और इनका व्यापार सिर्फ एक ही है, इनका व्यापार एक ही है, बम बनाना, बम बेचना, गोला बारूद बनाना, गोला बारूद बेचना। अब मेरे को खरीदना है तो मैं कैसे मान लूं अच्छा गोला है, तो टेस्टिंग करते रहते हैं। कहीं सीरिया के ऊपर चला दिया, कहीं इसराइल को दे रहे हैं, यहाँ से यूक्रेन को दे रहे हैं, यूक्रेन फोड़ो रशिया के ऊपर, रशिया भी उधर से अपनी अपनी अलग अलग तरह चला के दिखाता है। यहाँ से इसराइल चला के दिखाता है तो उधर से फिर रशिया वाले अपनी चलवा के दिखाते हैं। इस तरीके से माहौल बना रहता है। ओवरऑल आज की जो लड़ाई क्यों हुई इसको हमने जाना। ये जो पूरा प्रदेश है ना, ये पूरा प्रदेश आज भी बशर अल असद की सरकार के तौर पर चलता है, उनके सुन्नी शिया समुदाय के एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर चलता है। और जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, इसलिए वो बार बार क्या करते हैं, विद्रोह करते रहते हैं। फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर जो मैंने जैसे बोला कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ना, यहाँ पर अभी थोड़े समय पहले इसराइल है और इसराइल के ऊपर जो लेबनान है, लेबनान में भी अभी थोड़े समय पहले हिजबुल्लाह का यहाँ पर विवाद चल रहा था। तो लेबनान और हिजबुल्लाह के विवाद में भी जो फ्रांस है, फ्रांस ने अपनी भूमिका निभाई थी, क्योंकि फ्रांस की कॉलोनी है ये। फ्रांस ने आगे आके मना करवा के यहाँ पर युद्ध विराम कराया, तो वहां युद्ध विराम हुआ। और यहाँ पर ये जो इबलिब वाले लोग हैं, बेवकूफ लोग, इन लोगों ने क्या करा, यहाँ पे मोर्चा खोल दिया। बोले यार बहुत दिनों से न्यूज में ये चल रहे थे, अब थोड़े दिन न्यूज में हम चले। इस तरीके से
पूरा का पूरा जो क्षेत्र विशेष है, इस क्षेत्र विशेष के अंदर यहाँ पर अभी घमासान युद्ध चल रहा है और खबर निकल कर आती है क्या कि सीरिया अपोजिशन फाइटर पुश टुवर्ड हामा। हामा मतलब एक क्षेत्र विशेष है जिसके अंदर ये जो लड़ाके हैं वो शिफ्ट हो गए। क्यों शिफ्ट हो गए? क्योंकि सीरिया के जो फाइटर्स उन्होंने हमला कर दिया, रशिया के जो फाइटर्स है उन्होंने हमला कर दिया, ईरान के जो फाइटर्स है उन्होंने यहाँ पर हमला कर दिया और इसी हमले के कारण यहाँ पर अभी क्या हुए हैं, ये लोग बैकफुट पे चले गए। तो ओवरऑल ये आज का घटनाक्रम था जिसके अंदर हमने जाना कि ये किस तरीके से ये प्रक्रिया इवॉल्व हुई, आगे कहाँ जाएगी, पर इस संबंध में जो भी डेवलपमेंट होगा मैं जरूर उसे अपने इस चैनल के ऊपर प्रदर्शित करूंगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।